हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरसद खान और आज हम 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत का दूसरा टॉपिक अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। पिछली क्लास में हमने विज्ञान के परिचय में विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ा था। तो वहां मैंने आपको भौतिक विज्ञान की दो परिभाषाएं बताई थी। पहली ये कि प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है, और दूसरी ये कि द्रव्य, ऊर्जा और इनका आपसी संबंध विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहलाती है। आज हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु द्रव्य और ऊर्जा से ही मिलकर बनी होती है। द्रव्य वह सब है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जबकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता मात्र है। ऊर्जा स्थान नहीं घेरती है और इसमें द्रव्यमान भी नहीं होता है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो ब्रह्मांड में स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है, जबकि ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। और इन दोनों में आपसी संबंध बैठाने का कार्य किसका है? भौतिक विज्ञान का है। तो भौतिक विज्ञान को हम मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहली है चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इस क्लासिफिकेशन को मुख्यतः 4 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला बिंदु है समय। सन 1900 से पहले जो भौतिक विज्ञान की शाखाएं विकसित हो गई उन्हें हम चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ते हैं, जैसे यांत्रिकी, प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकत्व, ऊष्मागतिकी, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि विज्ञान। जबकि जो शाखाएं सन 1900 के बाद विकसित हुई उन्हें हम आधुनिक भौतिकी में पढ़ते हैं, जैसे परमाणुीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, अपेक्षिकता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी आदि। दूसरा पॉइंट है आकार, वस्तुओं का आकार। वो वस्तुएं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख पाते हैं स्थूल वस्तुएं कहलाती हैं। जो भी हम अपने चारों ओर देख पाते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं जिन्हें हम आराम से देख पाते हैं अपनी नग्न आंखों से, बिना यंत्रों की सहायता से, वो स्थूल कहलाती हैं, मैक्रो कहलाती हैं। जबकि वो वस्तुएं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, उन्हें हम सूक्ष्म या माइक्रो कहते हैं। तो जब हम स्थूल वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाते हैं अध्ययन में, तो वो चिरसम्मत भौतिकी में सम्मिलित किया जाता है। जबकि जब हम सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के आधार पर अध्ययन करते हैं, तो वो आधुनिक भौतिकी में सम्मिलित होता है। थर्ड पॉइंट है ऊर्जा और द्रव्य की संबद्धता। चिरसम्मत भौतिकी का मानना है कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग संरक्षित राशियां हैं। द्रव्यमान अलग से संरक्षित है, ऊर्जा अलग से संरक्षित है। ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार द्रव्यमान भी स्थिर है, इसके अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार। जबकि आधुनिक भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर संरक्षित हैं। द्रव्य से ऊर्जा और ऊर्जा से द्रव्य बनाया जा सकता है, और इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो अपेक्षिकता के सिद्धांत से आया है, E = mc² से हम समझ सकते हैं कि अगर m द्रव्यमान को c के इक्वल वेग दे दिया जाए तो उससे उत्पन्न ऊर्जा E = mc² होती है। ठीक इसी से हम समझ सकते हैं कि अगर हम ऊर्जा से द्रव्यमान बनाना चाहें तो m = E/c²। ऊर्जा में प्रकाश के वेग के वर्ग का भाग लगा दें तो उसके तुल्य द्रव्यमान आ जाएगा। और चौथा पॉइंट है कि किन परिस्थितियों में ये लगते हैं, और वो है कि जो चिरसम्मत भौतिकी है, इसके जो निष्कर्ष हैं, इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, वो पूरी तरह से दृढ़ हैं, रिजिड हैं। एक परिस्थिति में प्रयोग को किया, उन्हें उन्हीं सेम परिस्थितियों में उसी प्रयोग को दोबारा किया तो समान रिजल्ट मिलते हैं। जबकि आधुनिक भौतिकी में ऐसा नहीं है। समान प्रयोग को समान परिस्थितियों में बार बार करने पर अलग अलग निष्कर्ष आ सकते हैं, यानी कि इसके निष्कर्ष फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चिरसम्मत भौतिकी से आधुनिक भौतिकी जब निर्मित होगी तो दो चीजों के ऊपर होगी। पहला है कि जब वस्तु का आकार बहुत छोटा हो जाएगा तो हमारी आधुनिक चिरसम्मत भौतिकी कार्य नहीं करेगी, आधुनिक भौतिकी में पढ़ेंगे। और दूसरा है कि जब वेग बहुत उच्च होगा
प्रकाश के वेग के तुलनीय वेग होगा अगर किसी वस्तु का, तो उसके ऊपर हम चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों से अध्ययन नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें आधुनिक भौतिकी का सहारा लेना होगा। अब हमारी इस चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ शाखाएं चिरसम्मत भौतिकी की इस प्रकार हैं और आधुनिक भौतिकी की इस प्रकार हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिकी की। यांत्रिकी चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा है जिसमें सभी प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा जाता है। इसको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, ठोस यांत्रिकी और तरल यांत्रिकी। ठोस यांत्रिकी में ठोस पदार्थों की गतियों के बारे में पढ़ते हैं, जबकि तरल गैस और द्रव को सम्मिलित रूप से तरल कहते हैं। तो तरल यांत्रिकी के अंतर्गत तरलों की गति का अध्ययन किया जाता है। तो यांत्रिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरी है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश तथा उससे संबंधित बातों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी को भी दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, कर्ण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। जब प्रकाश के संचरण के पथ को क्रम मानते हुए प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, प्रिज्म आदि का अध्ययन किया जाता है तो वो कर्ण प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। जबकि प्रकाश के वास्तविक तरंग स्वरूप के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है तो वो हमारा तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। अगली शाखा है, बहुत बड़ी शाखा है, विद्युत चुंबकत्व। ये मुख्यतः दो शाखाओं से मिलकर बनी है, विद्युत की और चुंबकत्व। विद्युत की आवेश से संबंधित शाखा है। जब तक आवेश स्थिर रहता है उसे स्थिर विद्युत की में पढ़ा जाता है। जब आवेश गति करने लगता है तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसी अवस्था में विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसलिए विद्युत और चुंबकत्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट हैं, इसलिए हम इसे कंबाइंडली पढ़ते हैं विद्युत चुंबकत्व के रूप में। अगली है हमारे पास ऊष्मागतिकी। जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो उस पर कौन कौन से नियम अप्लाई होते हैं, उस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी में। ऊष्मा और तापमान कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये ऊष्मागतिकी के मुख्य पॉइंट हैं। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के मध्य कैसे आकर्षण बल लगता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, केपलर के गृहीय गति के नियम क्या हैं, इस सब के बारे में गुरुत्वाकर्षण में अध्ययन करते हैं। ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम कंपनों और तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो मुख्य शाखाएं हैं इनमें से यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, गुरुत्वाकर्षण और ध्वनि, इनका अध्ययन हम 11वीं क्लास में करते हैं। जबकि प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व, विद्युत की और चुंबकत्व, इसको हम 12th क्लास में अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं आधुनिक भौतिकी की कुछ शाखाओं पर। तो पहली है परमाणुीय भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु और परमाणु संरचना, उससे संबंधित कुछ प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो परमाणुीय भौतिकी है। जबकि नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत नाभिक की संरचना, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपेक्षिकता का सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक वस्तुएं बहुत साधारण वेग से चलती हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उनके सारे नियम एक जैसे रहते हैं। लेकिन जब वस्तुएं बहुत सूक्ष्म आकार की हों और अति उच्च वेग से चलने लगें तो ऐसी अवस्था में हमारी चिरसम्मत भौतिकी कार्य नहीं करती। तो वहां हम एक चीज को दूसरी चीज के सापेक्षिक रूप से पढ़ते हैं, उसे हम आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा की आपेक्षिकता का अगर हम संबंध देखें तो द्रव्यमान और ऊर्जा इस संबंध से जुड़े होते हैं, E = mc²। इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो अगर कोई उच्च वेग से m द्रव्यमान की वस्तु गतिशील है तो उससे संबद्ध ऊर्जा कितनी होगी, E = mc² होगी। ठीक इसी प्रकार आधुनिक भौतिकी की अगली शाखा क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम में हम ये पढ़ते हैं कि जो ऊर्जा है उसका वितरण सतत रूप से नहीं होता है। चिरसम्मत भौतिकी मानती है कि ऊर्जा सतत रूप से गमन करती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी का मानना है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो सतत रूप से नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेट के रूप में होता है और उसका मान E = hν के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक है और ν आवृत्ति है। इसे हम hc/λ भी लिख सकते हैं, जहां λ तरंगदैर्ध्य है, c प्रकाश का वेग है और h प्लांक नियतांक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इसका मानना है कि ऊर्जा बंडल के रूप में गमन करेगी। ऊर्जा का कोई भी मान इस hν के पूर्ण गुणांक के तुल्य होगा। इसे हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। तो ये हमारी कुछ शाखाएं हैं आधुनिक भौतिकी की, ये कुछ शाखाएं हैं चिरसम्मत भौतिकी की। तो अगर हम निष्कासित रूप में समझें तो भौतिक विज्ञान को हमने दो चीजों में वर्गीकृत किया है, पुरानी फिजिक्स और नई फिजिक्स। पुरानी फिजिक्स के अंतर्गत क्या है,
बड़े आकार की वस्तुएं हैं, सन 1900 से पहले डेवलप हुई ब्रांचें हैं और द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग संरक्षित हैं। जबकि आधुनिक भौतिकी का क्या मानना है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों सम्मिलित रूप से संरक्षित हैं, सूक्ष्म वस्तुओं का इसमें अध्ययन करते हैं और इसकी मुख्य शाखाएं जो हैं सन 1900 के पश्चात डेवलप हुई हैं। तो ये था हमारे पास भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।